जो सबसे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से वो हमारे पास आते हैं वो होती है कैविटीज़, दांतों में कीड़ा लगना। दांतों को नुकसान या गम को नुकसान सिर्फ कैविटी से ही नहीं हो सकता। होम रेमेडी का मतलब ये है कि हम इसको आम ज़ुबान में बोलेंगे टोटके, टोटके, हाँ जी, ऐसे ही है टोटके, ना। बिल्कुल। नीम गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा नमक, उससे कुल्लियाँ, उससे माउथ को रिंस करना, उससे गार्गल करना, इट्स वेरी इफेक्टिव। इमरजेंसी रिलीफ के लिए आप लौंग इमरजेंसी को रिलीफ। यूज़ कर सकते हैं। फटकरी तो एक जहर है। ब्रश करने का तरीका क्या होता है, बेहतरीन तरीका, और हमें कितनी टूथपेस्ट लाजमन यूज़ करनी चाहिए? ऐसे 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 पता नहीं क्या हो जाएगा, वो क्या ही कर लेगा। इट्स अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सेट आपके लिए लेके आते हैं पाकिस्तान के काबिल डॉक्टर्स, ताकि हमारे जहन में अगर किसी भी तरह का कोई वसवसा, कोई गलत फहमी या सवाल है तो वो हम डॉक्टर साहब से पूछ सकें और आप तक शेयर कर सकें। अगर आप चाहते हैं आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिले तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको उसका जवाब देंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा, जो कि डेंटिस्ट हैं, जो कि टेढ़े मेढ़े दांतों के स्पेशलिस्ट हैं, या फिर दांत की किसी भी तरह की कोई बीमारी है या कोई सवाल है तो आज हम इनके साथ क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा ताहिर है और मैं डेंटल सर्जन हूँ। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ लाहौर में और आर्मी मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ और आई एम अ सर्टिफाइड इम्प्लांटोलॉजिस्ट एज़ वेल एज़ अलाइनर स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में, इवन आपको पता है इंडिया में भी हिंदी बोली जाती है जो कि रिलेटेड टू द उर्दू है। मैं उन लोगों तक ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ जिनके पास हमारे सिटीज़ की तरह अवेलेबिलिटीज़ नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ बड़े शहरों में तो बहुत कुछ फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बाकी गांव देहात में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो बहुत से ऐसे वसवसे हैं, बहुत से ऐसे गलत फहमियाँ हैं, मिथ हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी खुद से रेमेडीज़ गलत करके अपना नुकसान करते हैं। आज आपसे मैं वो कुछ क्वेश्चन करूंगा जो कि मैं खुद से सोच सकता हूँ। उसके अलावा अगर आपके भी पास कोई ऐसा सवाल हो या आप कोई हमारी रहनुमाई कर सकते हो तो करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूँगा ना, कि नॉर्मली आप लोगों में एज अ डेंटिस्ट क्या प्रॉब्लम देखते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं इसको डिवाइड करूँगा जी 2 प्लीज़। हिस्सों में, क्योंकि हम यहाँ शहर में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास बच्चे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। तो बच्चों के दांतों के मसाइल और होते हैं, बड़ों के दांतों के मसाइल और होते हैं। बिल्कुल। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनकी सबसे जो कॉमन कॉज़ है, जो सबसे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से वो हमारे पास आते हैं वो होती है कैविटीज़, दांतों में कीड़ा लगना। ओरल हाइजीन का मसला होता है, वो उस तरह सफाई का ख्याल नहीं रख सकते जिस तरह बड़े रखते हैं। उन्होंने स्वीट्स और शुगरी फूड ज़्यादा खानी होती हैं तो उनकी कैविटीज़ ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा। अच्छा, और अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों में कैविटीज़ तो एक मसला है ही, उसके साथ तो आएंगे ही, लेकिन जो दांतों के इर्द गिर्द मांस है जिसे हम मसूड़ा कहते हैं या इंग्लिश में गम कहते हैं, गम की प्रॉब्लम्स के साथ भी हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। हमारे पास गम सेंसिटिविटी की, ठंडा गर्म लगने की, मसूड़ों से खून आने की, दांतों के हिलने की और दांतों के टूटने की, ये केस आते हैं। इसके अलावा मिसिंग टीथ जो हैं, दांत निकलवा लिया ज़िंदगी में कभी, अब उसकी जगह नया दांत लगवाना है, उसके केस हमारे बिल्कुल। पास आते हैं। और जो वक्त आगे जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यंग जनरेशन बहुत अवेयर हो रही है, तो हमारे पास मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे टीथ वाइटनिंग और इनविजिबल ब्रेसेस, और चूँकि डेंटिस्ट सिर्फ दांतों को ही नहीं देखता, फेस को भी देखता है, तो स्किन वाइटनिंग, अंडर आइज़ जो अच्छा, अच्छा, अच्छा। बैग्स होते हैं, जी, जी, बिल्कुल, जो इट्स नॉट जस्ट स्माइल, इट्स स्माइल एंड ग्लो। अच्छा, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। तो हमारे पास जो आँखों के नीचे जो हल्के होते हैं और आई बैग्स होते हैं और आँखों के गिर्द गिर्द जो काली छाइयाँ होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उसके रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं। तो अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डेफ़िनेटली जब किसी को कैविटी हो जाती है या पेन हो जाती है तब तो उसने डॉक्टर के पास आना ही है। तो इसमें आप मुझे थोड़ा-सा गाइड करें कि इंसान को कितने अरसे के बाद एक रैंडम विज़िट कर लेना चाहिए कि वो प्रिकॉशनरी तौर पे अपने दाँतों को पहले से ही बचा सके? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये पेशेंट भी हमसे ये सवाल पूछते हैं, तो अच्छा है बहुत कि अभी आपके तवज्जुह मैं लोगों को ये बताऊँ। जो आइडियली देखा जाता है ना, वो ये है कि साल में 2 दफ़ा, साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट का विज़िट करना चाहिए,
उससे ये होता है, और इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि इन्फेक्शन हो जाए, पेन शुरू हो जाए, स्वेलिंग हो। पूरी दुनिया जो है ना वो एक्टिव डेंटिस्ट्री की बजाय प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री की तरफ चली गई है। हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे तो आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। आपकी जो इंश्योरेंस होती है, डेंटल इंश्योरेंस, उसमें मैंडेटरी होता है कि आपने 6 माह में 1 दफ़ा डेंटिस्ट को विज़िट करना है। और अब आपके दाँत में दर्द हो गया और आप डेंटिस्ट को दिखाने गए हैं, और इंश्योरेंस अगर आपको कहती है कि आपने अपने जो रूटीन विज़िट है उसमें आप गए नहीं, तो आपकी इंश्योरेंस में प्रॉब्लम हो जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। हम क्या देख सकते हैं, जब 6 माह, हर 6 माह में एक पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसके कोई जो अभी कैविटीज़ अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज पे होती हैं, जो कि फिलिंग से भी पहले ठीक हो सकती हैं। हमारे पास फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो कैविटी फिलर्स होते हैं वो। तो यहाँ पे फिलिंग्स, या फिर गम की कोई छोटी-मोटा मसला, गम की रिसेशन स्टार्ट हो गई है, अर्लीस्ट स्टेजेस पे अगर हम कोई भी बीमारी पकड़ लें तो तो बिल्कुल हाँ, 100% कोई भी रिकवरी। बीमारी अगर वो अपनी अर्ली स्टेज पे पकड़ी जाए तो उसको बिल्कुल, वहीं पे आप रोक सकते हो, इवन बिल्कुल। खत्म ही कर सकते हो। जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद ना मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। डेफ़िनेटली कुछ लोगों को ना ये चेकअप डेंटिस्ट चेकअप फ़ियर होते हैं। मतलब उनको लगता है कि मुँह में दाँत में इतना बड़ा इंजेक्शन लगेगा तो बहुत पेन होगी। इस वज़ह से आधे लोग तो कहते हैं रहने दो, बस घर में ही कर लो। इस बारे में आप क्या कहते हैं? लोगों को कितना फ़ियर होता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेंटल फोबिया इज़ रियलिटी। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलें तो डेंटल फोबिया एक टर्म है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, ठीक है? डेंटल चेयर फोबिया होता है, डेंटल नीडल फोबिया होता है। ये लोगों को बहुत खतरनाक लगती है, बात काम पे टाँगने लग जाती है। तो तो बात ये है कि ये क्यों होता है? सबसे अहम चीज़ ये है कि एक इट्स नॉट अबाउट पेन देन फियर ऑफ द पेन और इमेजिनेशन ऑफ द पेन। लोगों के जहन में है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत तकलीफ दे है। डेंटल ट्रीटमेंट जो हमारी मशीनें हैं जो दांत को ड्रिल करती हैं, जो फिल करती अगर हैं, इन्फेक्शन हो जाए तो फिर तकलीफ दे भी बहुत होता है। बिल्कुल अगर इन्फेक्शन स्फीयर हो जाए, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल फिर तो इग्नोरेंस नहीं, तो हाँ, बहुत तकलीफ दे है। देखें वो डिले है। वो डिले, अगर हाँ, हम वही बात ट्रीटमेंट है अगर, अर्ली स्टेज पे कर लेंगे, हाँ, मॉडर्न कसीम रहमान भाई, मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है वो दे आर एज मच पेनलेस एज दे अच्छा, अच्छा, कैन नेवर बी। अच्छा, ठीक अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, इवन आजकल जो हम टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब एक इंजेक्शन लगाना है हमने सुन करने के लिए। सुन करने के लिए, उसने ट्रीटमेंट ड्यूरिंग होल ट्रीटमेंट सुन कर देना है। उससे पहले हमारे पास जेल्स होती हैं, क्रीम्स होती हैं, जो हम उस जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे हमें इंजेक्शन भी फील नहीं होता। ताकि इंजेक्शन भी ना जी, दे दो, हाँ। एक दफ़ा जब एक पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट करा लेता है ना, फिर उसका डेंटल फोबिया बिल्कुल ख़त्म बिल्कुल, हो बिल्कुल जाता है। ठीक। बिकॉज़ क्योंकि अभी आपने बताया ना कि ये मॉडर्न चीज़ें, तो शायद पहले के लोगों को ये ना मिली हों। तो मुझे अगर याद पड़ता है, मेरे वालिद साहब बताते हैं कि एक दफ़ा वो अपनी दाढ़ निकलवाने गए थे, इतनी सीवियर तकलीफ़ थी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जी, तो जी, अब तो कसीम आपने जैसे बताया था, अब ये चीज़ें अवेलेबल भी नहीं आप ना होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत बड़ी हकीकत है। मतलब आप जैसे अपनी बात बता रहे हैं ना, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं बचपन में हमारा दांत इतने बुरे तरीके से निकाला गया था कि हम जब भी चेयर पे बैठते हैं हमें वो बिल्कुल। याद आ जाता है जब मैं 6 साल जी, का जी, था। जिसको जिसको पहले ऐसा ट्रीटमेंट मिल चुका है बिल्कुल, ना, वो तो घबराता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है कि दाँतों का ताल्लुक सबसे पहले खुराक से है। जी, और वो खुराक में जैसे बच्चे बड़े सब बहुत मीठा भी खाते हैं, और कुछ बदकिस्मती से कुछ लोगों को बुर्स करने की हैबिट भी नहीं बनी होती। वो मतलब वैसे ही खा पी लेते हैं। इस बारे में आप खुराक के बारे में पहले क्या कहेंगे? किस तरह की खुराक जो है वो हमारे मसूड़ों, हमारे दाँतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है? ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, और मैं, आप यकीन करें, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं पढ़े लिखे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारे पास डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं। वो कहते हैं जी हम ट्वाइस अ डे ब्रश करते हैं, हम हर किस्म की हाइजीन मेंटेन करते हैं, फिर भी हमारी कैविटीज़ बन रही हैं। हम उनका बिल्कुल जब ऐसे ही है। रूटीन विज़िट करते हैं, क्या वजह है? मैं उन्हें भी ये बताता हूँ कि जो हमारी खुराक है ना, हम जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं कि हमें पता भी नहीं कि वो कितनी ख़तरनाक है। नंबर 1, शुगर। बिल दी सुक्रोज़, जो कि 90%, मैं कहता हूँ 99% जो हमारी प्रोसेस्ड शुगर, जो हर जगह में हमारे स्नैक्स हो गए, हमारी चॉकलेट्स हो गई, हमारी आइसक्रीम्स हो गई, हमारी इवन जो मीठे बिस्किट्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें सुक्रोज़ यूज़ होता है। अब सुक्रोज़ जो है दैट इज़ एक्चुअली इट फीड्स बैक्टीरिया। इट एक्चुअली फीड्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इस पे सबसे ज़्यादा आता है, और बैक्टीरिया जब इसके ऊपर आ जाता है, मतलब आपने शुगरी फूड खाई, विद इन मिनट्स जो है वो आपके दांतों पे जो स्टिक कर गया ना शुगर,
वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है। बिल्कुल नंबर 2, जो बहुत कॉमन है और लोगों को पता भी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इतनी ख़तरनाक हैं ये दांतों के लिए। मैं फिर आपको वही बात कहूँगा कि आपने सिर्फ अभी तो आप डेंटिस्ट के पास आए हैं, आप जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गए होंगे उसने बताया होगा कितनी ख़तरनाक है। बिल्कुल ऐसे ही। आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास बताएंगे, वो कहेंगे सारे किडनी के फेलियर के पेशेंट्स ही कोल्ड ड्रिंक्स के आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये इतनी ख़तरनाक है, इसमें ना सिर्फ शुगर है जो कि दांतों को वैसे ही नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इसके अंदर एसिड है। बिल्कुल आप ऐसे हैं, अक्सर हमने बोतल पी है तो हमें ऐसे फील होता है कि दांतों में ना चुभन सी हो रही है, कभी कभी ऐसे फील होता है। तो ये मेरे साथ खुद भी हुआ है, तो मैं आपकी बात समझता हूँ उसमें एसिड है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि कुछ चीज़ें ना वो बॉडी का कोई भी पार्ट हो तो उसके साथ वो लिंक करती ही करती हैं। जैसे सपोज करें आप एक्सरसाइज है तो पूरी बॉडी के लिए वो अफेक्ट करता है वो दांत। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक जो है, लास्ट टाइम हमने जो है मैदे के डॉक्टर जैसे आपने भी बोला उनसे बात की तो वो भी ज़्यादा फोकस ये कार्बोहाइड्रेट्स और ये कोल्ड ड्रिंक की बात ही थी कि जितने भी हम बोतल बोतल पीते हैं इससे हमारे मैदे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वो अब मैदा हो या फिर हमारे दांत हो, वो तेज़ाब ही है एक तरह का, एसिड है और साथ उसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ये शुगर हर तरह की बीमारी का सबब है, प्लस ये जो बोतलें हैं ये बिल्कुल है। जी, मैं अभी इसको मज़ीद कंटिन्यू करूँगा कि हमने शुगर्स की बात कर ली, हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात कर ली, लेकिन हम सिर्फ कैविटीज़ को ही क्यों देख रहे हैं? दांतों को नुकसान या गम को नुकसान सिर्फ कैविटी से ही नहीं हो सकता। आप देखें, कुछ लोग होते हैं वो बहुत हार्ड चीज़ें खाते हैं, जैसे कुछ लोगों को बाकायदा बर्फ़ खाने की आदत होती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, वो क्रैक कर देती है। ठीक है? आप इसको सिंपल रूल देखें, टू बी फ्रैंक, आप इसको सिंपल चीज़ देखें, जो चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड। एसिडिक है, अच्छा। जो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो आपके दांतों के लिए सही नहीं हो सकती, बिल्कुल वो आपके सही। जिस्म के लिए सही नहीं हो सकती। जो चीज़ आपको नॉर्मल नहीं लग रही ना, वो चीज़ लेकिन सही पहले नहीं हो ज़माने में तो कहा जाता था कि जिसके दांत इतने मजबूत है, से गन्ना खा लिया, बोतल खोल ली, तो वो फिर सारी वो मिथ होंगी ना, फिर वो मतलब झूठी अफवाहें होंगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो दांत पहले गन्ने मतलब पहले के ज़माने में जी गन्ना मुँह से छील रहा है, बोतल मुँह से खोल रहा है, तो उसके बारे में क्या कमेंट है? आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। होम रेमेडी पे हम बाद में आते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि देखें, अब इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पहले इतनी कॉमन नहीं थी जितनी आज है। बिल्कुल ऐसे। मैंने कभी इतनी फिज़ी ड्रिंक्स नहीं अपनी ज़िंदगी में देखी जितनी मैं आज देखता हूँ। आज आप यकीन करें कि छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, उनको इस तरह रोक-टोक, हमारे माँ-बाप तो हमें बिल्कुल नहीं ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने देते थे। इवन हम इवेंट्स में जाते थे, किसी के घर जाते थे बस थोड़ा-सा, बिल्कुल तो ऐसे। घर में तो अपने बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा कोल्ड बहुत। ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं। और अ, आप देखिए, गन्ने को खाना इज़ समथिंग एल्स, वहाँ पे आप बाकायदा मसल्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं कहूँ गन्ने का जूस, अब आप बार-बार गन्ने का जूस पिएँगे ना, तो वो भी उतना ही खतरनाक है जितना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या शुगरी फूड्स क्योंकि खतरनाक है। उसमें भी शुगर है। उसमें भी शुगर है, और बदकिस्मती से हम तो गन्ने के जूस को एक तरफ रखते हैं। जो मार्केट में जूसेस मिल रहे हैं, दे आर नॉट जूसेस, दे आर नॉट एक्चुअली, दे आर नॉट रियल फ्रूट जूसेस, दे आर एसिड्स। ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो एप्पल है आपका, वो एक एसिड होता है, उसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड, वो मैलिक एसिड है। बिल्कुल। तो अगर आप उसकी बैक साइड पे देखेंगे तो हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हाँ हैं। जी। तो अगर पुराने लोग या पहले के लोग अगर हमें कहते हैं कि जी वो गन्ने भी खा सकते थे, तो वो सही कह रहे हैं। वो इस तरह की हैबिट्स नहीं थी उनकी जिस तरह आजकल की जनरेशन की। अच्छा मुझे ये बताएं कि डेंटिस्ट ये दांतों को लेके होम रेमेडीज, जैसे लोग नमक का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, कि पहले तो होम रेमेडीज के बारे में थोड़ा सा बता दें और उसके बाद बताएं कि हम लोग उसी में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कॉमन मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं। ये दोनों सवाल ज़रा मेरे क्लियर कर दें। ठीक हो गया, नहीं ये अच्छी बात की आपने। होम रेमेडी का मतलब ये है कि हम इसको आम ज़ुबान में बोलेंगे टोटके। टोटके, हाँ जी ऐसे ही है ना बिल्कुल कि घरेलू टोटके। हाँ जी, पेशेंट हमारे पास आया, उसने कहा कि उसको दर्द हो रही थी, उसने लौंग का तेल, लौंग जो कि आपने क्लोव ऑयल की बात की, कि वो रख देते या हैं और लौंग मुंह में दबा लिया। लौंग मुंह में दबा लिया, ठीक है। और इसी तरह हमने नमक वाले पानी की बात की, और इसके अलावा कुछ लोग फटकरी की बात करते हैं, फटकरी जो की बात। एलम होता है, पोटाश आलम जिसे हम कहते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दांत यानी फलाने बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा दांतों पे लगाया, उसके दांत सफ़ेद हो गए। तो मैं आपको कुछ मिथ ब्रेक करता हूँ। सबसे पहले आपने बात की कि नमक वाला पानी, इट्स एक्चुअली इफेक्टिव। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, और मैं भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। ठीक है? कुछ टूथपेस्ट में नमक होता है, जैसे चले ब्रांड का नाम नहीं लेते हैं, मगर कुछ टूथपेस्ट होती हैं वो एक्चुअली दे वो अपनी ब्रांडिंग सॉल्ट की नेम पे करते हैं कि इट्स अ सॉल्टेड पेस्ट। तो नीम गर्म पानी, उसमें थोड़ा-सा नमक, उससे कुल्लियाँ, उससे माउथ को रिंस करना, उससे गार्गल करना,
इट्स वेरी इफेक्टिव, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो हमारी बॉडी में, हमारी ओरल कैविटी में, मतलब हमारे मुंह में हो रही होती हैं, वो एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से हो रही होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो शुगर खाई, बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के बाय प्रोडक्ट्स लैक्टिक एसिड, एसिडिक एसिड, वो समझ। एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, और हमने कोल्ड ड्रिंक ली, वो एसिडिक थी। तो जो भी चीज़ एसिडिक है वो आपके दांतों को और ओरल कैविटी को, गम्स को नुकसान पहुंचाती है। तो जब आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करते हैं ना, तो आप एक्चुअली उस एसिडिक इन्वायरमेंट को डाइल्यूट कर रहे होते डाइल्यूट हैं। कर, ठीक समझ है। गया मैं बिल्कुल। इसी तरह जो क्लोव ऑयल है या जो लौंग है, वो माइनर टेम्परेरी रिलीफ के लिए बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप रात के 2 बजे आपके दांत में दर्द शुरू हो गई है, तो आप जल्दी से लौंग रख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन दैट्स जस्ट अ टेम्परेरी रिलीफ, अच्छा, उससे फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। और हम पेशेंट को इस पे डिस्करेज नहीं करते। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और वो कहता है रात को दर्द शुरू हो गई थी, मैंने जल्दी से लौंग रख लिया, शुक्र है आराम आ गया, अब सुबह जो ही हुई है हम आपके पास आ गए। उसमें बात ये है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको हैबिचुअल कर लेते हैं। मतलब जो ही दर्द शुरू हुई, लौंग लोग रख लिया, दर्द ठीक हो गई, बस छोड़ दिया। अच्छा, मतलब मैं समझा उनके लौंग से आपको परमानेंट सुकून नहीं मिलता, टेम्परेरी सुकून मिलता एक इमरजेंसी रिलीफ के लिए आप लौंग को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम आगे आते हैं कुछ चीज़ों को, मतलब ये जब मैंने अगर 2 अच्छी बातें बताई हैं, तो हमें वो भी बताना चाहिए कि जो बुरा क्या है। जो बुरा क्या मिसाल के तौर पर कुछ पेशेंट्स होते हैं, वो डिस्प्रिन की गोली है ना, या एस्प्रिन की गोली है, वो जहाँ पे दर्द हो रही है ना, उसको तोड़ के वहाँ पे रख लेते हैं कि आराम आएगा। और हमारे पास पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं वो केमिकल बर्न के साथ, क्योंकि एस्प्रिन जो है इट्स एन एसिड, वो वहाँ पे रख देते हैं। वहाँ पे वो जैसे तेज़ाब नहीं मांस को जला देता, वहाँ पे है? गम को जलाया होता है। तो ये बहुत ख़तरनाक होम रेमेडी है, और मैं आपके तवज्जुह से लोगों को बताऊंगा कि कभी ऐसे ना कभी ऐसा करें। नहीं करना। इसी तरह पोटाश एलम इज़ अ पॉइजन। अच्छा ठीक है। अच्छा। फटकरी तो एक जहर है। तो अगर आपको इजीली, इट्स अ सॉल्ट, इट्स अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट। पोटाशियम है उसमें, एल्यूमिनियम है उसमें, और भी सॉल्ट्स हैं, और भी मतलब मेटेलिक सॉल्ट्स हैं। तो अगर आपको एक इजीली अवेलेबल टेबल सॉल्ट मिल रहा है, जो कि सोडियम क्लोराइड है, जो कि घर में आपके हाँ, इजीली नहीं, अवेलेबल है, तो आप क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड और पॉइजनस सॉल्ट की तरफ जा रहे हैं? आप नमक वाला पानी इस्तेमाल करें। ठीक है। बेकिंग सोडा पे भी बात करना चाहूँगा। हाँ जी। ज़रूर। बेकिंग सोडा जो है ना, वो करता क्या है? आपका जो बेकिंग सोडा है, वो आपकी जो दांत की सबसे उतली लेयर है ना, जिसे हम बोलते हैं इनेमल, ये कैल्सिफाइड लेयर होती है, इसको घिसा देता है। ठीक है। तो फ़ौरन से तो आपको सफ़ेद सफ़ेद दांत नज़र आने लग जाते हैं। लॉन्ग टर्म जो है ना, आपके दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत हसास हो जाएंगे। तो जहाँ पे अच्छी होम रेमेडीज़ हैं, वहाँ पे हम उन्हें उनको इनकरेज करना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। और बुरी जो होम रेमेडीज़ हैं, हमें उसका एहतियात करनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये बताइए, नॉर्मली हर बंदा घर में ब्रश करता है, और टूथपेस्ट, एक तो ये बताएंगे ब्रश करने का तरीका क्या होता है, बेहतरीन तरीका, और हमें कितनी टूथपेस्ट लाजमन यूज़ करनी चाहिए? जी, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो लोग हमसे पूछते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि किस तरह नहीं करना चाहिए, जो कि सबसे कॉमन लोग यूज़ करते हैं। लोग ब्रश को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे वो पता नहीं क्या कर देगा, ऐसे ज़ोर ज़ोर से उसको घिसाते हैं दांतों को उसके साथ। ये हमारे जो मतलब दांत हैं, और ये एक टूथ ब्रश है, वो इस तरह ऐसे 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 पता नहीं क्या हो जाएगा, वो क्या ही कर लेगा। इट्स मेड ऑफ ब्रिसल्स। मैं ठीक मैं है। भी ऐसे ही करता हूँ। नहीं, ये बहुत गलत है। आप गलत देखें होगा, हाँ जी, मुझे नहीं पता हाँ था। जी, ये कितना हार्ड टिश्यू है, हाँ जी। बट कंपैरेटिवली ये जो गम है कितना नरम है। ठीक है। ये ऐसे ही है, आप वो जो समझ मेटल गया। की वो जो एक चीज़ होती है जिससे बर्तन धोते हैं, आप उससे अपनी मांस को खुरच रहे हैं सफ़ेद हाँ। करने के लिए। ठीक है। आप अपने मसूड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी एक बीमारी होती है डेंटल में जिसको हम बोलते हैं एब्रेजन, वो इसी वजह से होती है, या एब्फ्रैक्शन, वो इसी वजह से होती है। ठीक है। और वो यहाँ से दांत घिसने लग जाते हैं, यहाँ पे मसूड़े मसूड़े नीचे जाने लग जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो हमें एक तो सबसे पहले हमें सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट अ स्मोकर, आप स्मोकिंग नहीं करते, आप कोई हैवी कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीते, आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। ब्रश के ऊपर लिखा होता है हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। जी। आप सॉफ्ट यूज़ करें। मैं खुद पर्सनली अल्ट्रा सॉफ्ट यूज़ करता हूँ। और एक जेंटल रूल होता है, हम बच्चों को सिखाते हैं, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। इसमें ये होता है, आप जेंटल सर्कुलेटरी मूवमेंट्स दें, और ऐसे जैसे स्वीप करते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आप झाड़ू फेरें। मैं थोड़ा समझ अजीब गया लग रहा है आपको। मिसाल, लेकिन ऐसे ही जैसे इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, आपने बस उसको ऐसे स्वीप किए। ठीक है। ऐसे स्वीप किए बस। और जहाँ पे आपने टूथपेस्ट की बात की ना, इट डिपेंड्स। 4 साल से कम उम्र का जो बच्चा है ना, आप चाहे उसको टूथपेस्ट ना दें, बल्कि ना दें, ना। बेहतर है। हाँ जी। 4 साल से जो 6 साल का बच्चा है ना,
आप उसको क्या करें, जो आम रूटीन ये है, जैसे चावल का दाना होता है ना, आप चावल के दाने के बराबर उस पे पेस्ट उसके ऊपर लगा दें, और फ्लोरिनेटेड फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट लें, बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो आगे हम बात करेंगे उस पे। तो और जो 6 साल से ऊपर है, वो मटर का जो दाना होता है ना, उसके बिल्कुल। बराबर, चाहे वो अब 12 साल से ऊपर है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा कर लें, लेकिन बस ये इतनी ही चीज़ें अच्छा, बहुत हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, तो वो जो आप पूरे ऐड में ऐसे पूरा ब्रश सजाया होता है, वो उस तरह नहीं करना उस चाहिए? तरह नहीं करना चाहिए, पता नहीं वो क्यों करते हैं। ख़ैर वहाँ पे ऐड में तो हमारे मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ भी इतने अच्छे नज़र आ रहे होते हैं। हाँ, मतलब हाँ, हाँ। वो सब सब माया है। बिल्कुल। सब जो दिखता है उस तरह करना नहीं चाहिए। WHO की गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना चाहिए। दीज़ आर ऑल केमिकल्स। तो एक हद तक इनको बॉडी के साथ एक्सपोज़ करना चाहिए, इतना ज़्यादा जो है ना टूथपेस्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। टूथब्रश से जहाँ पे आपने बात की कैसे करना चाहिए, टूथपेस्ट की बात की, मुझे ये भी बताना चाहिए कि दिन में 2 दफ़ा करना चाहिए, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है? एक रात को सोने से पहले, जो कि सबसे अहम है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि जब आप रात को सो जाते हैं ना, तो आपके मुँह में जो सलाइवा बनता है, लुआब बनता है, जो थूक बनता है, वो कम बनता है। आपका जो ओरल कैविटी है ना, आपका जो मुँह है, वो ड्राई हो जाता है। तो उसकी में उस एनवायरनमेंट में, जो ड्राई एनवायरनमेंट है ना, उसमें जो जरासीम है, उसकी नशो-नुमा तेज़ होती है। तो रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दूसरा ब्रश जो आपने जो है ना कोशिश करनी है, सुबह उठकर पहले आप रिंजिंग करके, कुल्ली वगैरह करके खाना करें, नाश्ता करें, और फिर जब आप अपने ऑफ़िस में जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, या जहाँ पे भी काम पे जा रहे हैं, मतलब घर से निकलने लगे ना, आपने नाश्ता कर लिए, उसके बाद एक दफ़ा ब्रश कर लें, वो आपको थ्रू आउट द डे लेकिन आपके मुँह को फ्रेश रखेगा। 99% हैबिट तो ये होती है कि लोग सुबह उठ के पहले ब्रश करते हैं, फिर खाना खाते हैं। जी, देखें अगर लेकिन तो रात को नहीं किया होता। रात को नहीं किया होता। देखिए अगर रात को नहीं किया तो सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रात को ब्रश अब किया हाँ जी, जाए। मैं रात आपको को। बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। देखिए प्रॉब्लम आपने ये है ना, देखिए हाँ, प्रॉब्लम ये है कि रात को ब्रश किए ना, फिर भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। लेट नाइट इस स्नैकिंग इज़ वेरी डेंजरस। वही वही लेट मैं नाइट बात कर रहा हूँ ना, अगर कर भी लेना कोई, हुँ, तो वो थोड़ी देर में फिर खा लेगा, दाँत वो गंदे के साथ ही सोता है। हुँ। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मुझे ये बताएँ कि आपने रात को डिनर किया, ठीक है? आपके बर्तन हैं, वो आपने सिंक में रखे हैं। आपको क्या करना चाहिए? वो साफ़ करके साफ है। सोना चाहिए कि सुबह उठ मैं के आपकी साफ़ बात करना समझ गया हूँ, चाहिए? सुबह जी। उठेंगे तो वैसे चिपक गया होगा हाँ कि जी, वो जाली से ही उतारना हाँ पड़ेगा, जी। फिर वो जैसे अपने दाँत ब्रश करने से मना किए ना, वैसे ही करने पड़ेंगे, ऐसे ही करना और फिर बाद में पड़ेगा। मसूड़े खराब होंगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएँ, देखिए अब डेफ़िनेटली मैं भी एज़ अ मतलब ये इंसान हूँ, मेरे में भी कुछ ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं वाक़ई में दाँत इसलिए इस तरह ब्रश करता हूँ, उसके बावजूद भी कैविटी आती जा रही है दाँतों के दरमियान। तो ये इससे फिर कैसे बचा जा सकता है? अगर ब्रुश भी हल्का-हल्का करना है, तो ये क्यों हो रहा है फिर? इससे बचा कैसे जा सकता है? इंटरडेंटल केरीज, जिसको हम इंटरप्रॉक्सिमल केरीज बेसिकली कहते हैं। मतलब आपका ये एक दांत है और ये एक दांत है, इन दोनों के दरमियान में ये एक बिल्कुल प्रॉक्सिमल यही। वॉल है, ये प्रॉक्सिमल वॉल है। देखिए ये भी मुझे बात, जहाँ पे आपने टूथब्रश के बारे में पूछा था ना, मुझे बताना चाहिए था। जितना इम्पोर्टेंट टूथब्रश ब्रशिंग करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट फ्लॉसिंग करना है। हमारी आम मार्केट में जो है ना, इजीली अवेलेबल है, एक धागा होता है जो कि जिसको डेंटल हाँ जी, फ्लॉस हाँ, कहते सब हैं। आपने उसके साथ 2 दाँतों के बीच में, क्योंकि अगर आप गौर से देखें, अगर आप लॉजिकली समझें, तो आपका ब्रश आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, बिल 2 यहाँ नहीं दाँतों लग के बीच में तो नहीं जा रहा। इसी वजह से तो सब मतलब मैं और सब ज़ोर-ज़ोर से करते हैं कि जी, वहाँ पे जाए, जी। हालाँकि फिर भी नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। मसूड़ों को तो नुकसान पहुँचाएगा, तो वो तो लेकिन उधर हाँ जी, फिर भी नहीं कन्फर्म जाएगा। बात है। मसूड़ों में से खून निकल आता मसूड़ों है। से खून निकल आता था, मसूड़ों से खून निकलना एक डेंटल प्रॉब्लम है, उसको हम बाद में डिस्कस मेरा करते कहने हैं। का मतलब है हाँ इस जी, तरह ज़ोर-ज़ोर से करने से बिल्कुल, बाकायदा करते रहोगे, मसूड़े बिल्कुल, कमज़ोर होंगे, फिर बिल्कुल। एक दिन वो खून निकलना शुरू खून हो जाएगा। निकलने लग जाएगा। आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करें, ठीक है? ठीक, ठीक, आप ठीक। डेंटल फ्लॉस यूज़ करें, दाँतों के बीच में खलाल जिसे कहते हैं उर्दू ज़बान में, आप दाँतों के बीच अच्छा में ये खलाल तो करें। मेरे ख्याल में भी ना कुछ मिथ हैं और कुछ मतलब हुँ, गलतफ़हमियाँ तो मेरी अपनी जी, भी हैं हमारी ऑडियंस के जी, साथ-साथ, कि मुझे लगता था कि ये नहीं करना चाहिए, इससे दाँतों में खलाल ज़्यादा हो जाता है। जी, मेरे ख्याल था कि दाँतों में खलाल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नहीं करना चाहिए, जी, ये मैंने बाकायदा सुना है। जी, अब लेकिन आपने मुझे सजेस्ट किया ये करना चाहिए। जी। इसका मतलब ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत थी। आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, लेकिन कंप्लीटली गलत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ खलाल बढ़ता क्यों है। लोग फ्लॉस की बजाय जब टूथपिक यूज़ करते हैं ना, हुँ। टूथपिक इज़ डेंजरस। अच्छा, आप अच्छा। टूथपिक ना यूज़ करें। आप जहाँ पे आपने खाने के बाद टूथपिक यूज़ करनी है, आप वहाँ पे भी फ्लॉसिंग करें। अच्छा वो एक इसी तरह का टूथपिक आता है जिसके पीछे एक छोटा-सा धागा-सा लगा आप वो होता है, यूज़ कर वो लें, यूज़ आप कर वो फ्लॉस यूज़ करें। और चूँकि अब हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, तो अगले सवाल पे जाने से पहले मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि हमने टूथब्रश की बात कर ली, हमने फ्लॉसिंग की बात कर ली। क्यों ना हम एक और चीज़ भी ज़िक्र करें? आप कहेंगे, अब आप ये सवाल करेंगे
कि देखें इतना ब्रश भी करते हैं फिर भी मुँह से स्मेल नहीं जाती, ठीक है? कुछ लोग ये वो करते तो हैं। मैदे का शायद प्रॉब्लम है। मैदे का प्रॉब्लम भी है, लेकिन देखिए मैदे की स्टार्ट कहाँ से हो रही है? डाइजेस्टिव वही सिस्टम हाँ, आपका शुरू कहाँ से हो रहा है? कि हाँ, आपके मुँह से, मुँह से, सबसे अहम बिल्कुल, आपकी ज़ुबान से। तो आपने दाँतों को साफ़ किया, आपने 2 दाँतों के बीच में फ्लॉसिंग की, आपने गम्स को क्लीन किया, ज़ुबान क्यों नहीं साफ़ की? ज़ुबान को। आपने आजकल तो जो ब्रशेज़ हैं ना, उसकी बैक साइड पे एक ऐसी लाइन्स बनी होती हैं, ठीक है? पहले तो अलग से टंग क्लींजर लेना अच्छा, पड़ता था। ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा आप हूँ, हमें लगा देखिए, सिर्फ़ पुलिस ही ज़ुबान साफ़ करनी। नहीं, 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 वो अच्छा, आप अच्छा। उसको आप जैसे 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 वाइपर फेरते हैं ना, हाँ जी, ठीक है? मतलब ठीक है, समझ गया। स्वैप करते हैं जिस तरह, आप वो आजकल तो टूथब्रश की बैक साइड पे आपके टंग क्लींजर बना हुआ है, अच्छा आप वो उससे बने होते टंग, हैं, हमें नहीं था पता वो इस मकसद के लिए है। बस मैं हमने वही कह कभी रहा हूँ ना पढ़ा कि ये नहीं ना पॉडकास्ट उसको। तो एक तो मुझे आधा डॉक्टर बनाएगा, साथ-साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों की मदद से, आपके तवज्जुह से लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा पा रहा हूँ, जो कि मैं हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़े-लिखे हैं माशरे में, लेकिन मुझे अभी तक देखिए मैं 32 साल का हूँ हुँ, और मुझे अब जाके पता चला। हुँ, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इतनी ज़्यादा रहनुमाई की। अच्छा इसके साथ मैं अगला ये क्वेश्चन करूँगा, जो डेफ़िनेटली आपको पता है व्हाइटनिंग हम दाँत साफ़ करवा लेते हैं, व्हाइटनिंग करवा लेते हैं, स्केलिंग शायद इसको कहा जाता है, ये सेफ़ है या नहीं? देखिए मैं आपकी 2 बातें आपको बताऊँगा। एक तो आपने बोला क्या ये स्केलिंग है? नहीं। दाँतों को सफ़ेद करना एक अलग प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं टीथ व्हाइटनिंग, ठीक है? और एक होता है दाँतों को साफ़ करना। अच्छा, ज मतलब आपका जो दाँत का कलर है ना, उसमें तो वही रहेगा, हुँ, मगर जो दाँतों के ऊपर चाय पीने की वजह से, कॉफ़ी की वजह से, स्मोकर्स में स्मोकिंग की वजह से और ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से जो उसके ऊपर स्टेन्स आ गए हैं, या जो उसके ऊपर कैल्शियम के डिपॉज़िट्स आ गए हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में कैलकुलस बोलते हैं, या हम अपनी उर्दू ज़ुबान में यहाँ पे बड़े कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं मांसखोरा। तो मांसखोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मांस को खा रहा होता है, हमारी गम को रिसीड कर रहा अच्छा, होता है, अच्छा, अच्छा। उसके लिए स्केलिंग करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्या स्केलिंग और दांतों की सफ़ेदी एक ही चीज़ है? नहीं। अच्छा ये स्केलिंग अलग से आपके दांत साफ़ हो जाते हैं, मगर दांतों का कलर वही रहता है। तो इसके, इम्पोर्टेंट ये भी है। हाँ जी, इम्पोर्टेंट ये भी है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये आपकी, मैं कहूँगा ये एक कॉस्मेटिक्स नहीं है, हाँ। कॉस्मेटिक में नहीं आता। अब समझ गया। वी बीइंग अ डॉक्टर वी गेट आवर टीथ क्लीन्ड एटलीस्ट वंस इन ईयर, ठीक है जी। वंस अ ईयर, ठीक है? तो हम अपने दांतों की खुद सफाई करवाते हैं 1 साल में 1 दफ़ा, अच्छा, अच्छा। डेंटल स्केलिंग जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम पॉलिशिंग करते हैं अपने दांतों की, जिसमें जो रफ़ एजेस हैं, जो स्केल्स बन जाते हैं उससे, वो स्मूथ हो जाते हैं। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये गम की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हमारी, मैंने आपको जिस तरह बताया, हमारी आजकल की खुराक ऐसी है कि हम जो मर्ज़ी कर लें, हम उस तरह सफाई का ख्याल नहीं रख सकते। देखें हमारी कितनी फ़ास्ट फूड कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जिसमें मायोनीज़ होती है, जिसमें चीज़ होती है, जिसमें स्टिकी फूड कितना ज़्यादा होता है। हमारी जो शवारमा ब्रेड है, मतलब हमारे जो बर्गर के बन्स हैं, या हमारे जो पिज़्ज़ा की ब्रेड है, वो कितनी ज़्यादा बिल्कुल, डोई है, मतलब कितनी ज़्यादा स्टिकी है वो। तो आपको, मैं समझता हूँ आज के दौर में साल में 1 दफ़ा स्केलिंग करवा लेनी चाहिए, इससे पहले कि आपके मसूड़ों से बिल्कुल। खून आने लग जाए, समझ गया आपके मैं। दाँतों को ठंडा-गरम लगने लग वही जाए, ना बीमारी को पहले ही पकड़ लें। पहले ही पकड़ इसमें लें। कम से कम हुआ कि चलो आप 6 महीने बाद ट्रीटमेंट नहीं भी करवा रहे तो स्केलिंग में आपका वो एक तरह से चेकअप भी हो जाएगा कि आपको कोई प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत है या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो उस टाइम पता भी चल जाएगा। बिल चलिए सर मुझे ना आप व्हाइटनिंग का भी ज़रा बता दें, ये क्या चीज़? जी, टीथ व्हाइटनिंग बेसिकली एक इसको मैं कहूँगा एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ठीक है? मतलब इट्स नॉट, आई कैन नॉट से इट्स अ नेसेसिटी, इट्स नॉट अ मैंडेटरी प्रोसीजर, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे कुछ लोग स्किन की अपनी व्हाइटनिंग की तरफ जाते हैं, इसी तरह दांतों की बिल्कुल, भी व्हाइटनिंग की तरफ जाते हैं। और टेक्निकली इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और साल में 1 दफ़ा ये भी करवाई जा सकती है, और इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब जैसे आपके ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, तो वो एफडीए अप्रूव्ड हमारे पास किट्स होती हैं, जिसको हम दांतों के ऊपर अप्लाई करते हैं, और आधे घंटा, 20 मिनट्स मैक्सिमम, 40 मिनट्स, मतलब 1 साइकिल, 2 साइकिल हैं तो 40 मिनट्स हो गए, तो साथ एक लेज़र लाइट लगी होती है। तो मतलब एक प्रोसीजर है जिसमें हम अब दांतों का कलर जो है ना एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। मैं तो समझ कुछ लोग जो थोड़ा कॉन्शियस होते हैं अपने दांतों के कलर को लेके कि जी उनके दांतों में पिलाहट है, उसके लिए हम टीथ व्हाइटनिंग रिकमेंड करते हैं। वैसे अगर आप, इफ़ यू आर नॉट मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अगर आप इफ़ यू, कॉन्शियस नहीं हो, अपनी ब्यूटी हाँ, कॉन्शियस नहीं हो,
तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत मतलब समटाइम ब्यूटी कॉन्शियस के अलावा आपका प्रोफेशन ऐसा होता है कि आपको, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर हैं या फिर कोई मॉडल है, कोई मॉडल्स एक्टर है, है, तो एक्ट्रेसेस है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपने पॉडकास्ट करने हैं, आपके दांत चमक जो बच्चों के दांत टूट जाते हैं, उस हवाले से उनको, अब जैसे बचपन में बड़े ऐसे लोग हैं, बच्चे होते हैं जिनके खेलते हुए दांत टूट जाते हैं और वो उस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या इसको हमें ऐसे ही चलने देना चाहिए या इसका भी कोई नुकसान होता है? इसको भी हमें कोई ट्रीटमेंट वाली साइड पे ले जाना चाहिए? इसका ट्रीटमेंट होता भी है या नहीं होता? ये आपने बड़ा एक डिफरेंट किस्म का सवाल पूछा है और मुझे इसको बच्चों को पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, एक बच्ची है 3 साल की, 4 साल का और उसके सामने का दाँत टूट गया है। इस तरीके से टूटा है कि वो फीलिंग से रिस्टोर भी नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब अच्छा, अच्छा। मतलब ऐसे ऐसे टूट गया ऐसे, ठीक है? उसको पेन भी नहीं कर रहा, थोड़ा-सा ब्लड निकला, अब उसको पेन भी नहीं कर रहा और कोई मसला भी नहीं हो रहा उसको। बस आप अगर कह रहे हैं कि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर कर रहा ब्यूटी है। खराब हो रही है, जी, हाँ। तो पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे इतना ज़्यादा एक एक दूसरे के साथ कॉन्शियस होते हैं। हम जब बच्चे थे हम भी नहीं इतना नोटिस करते थे कि साथ वाले जो हमारा दोस्त है उसका सामने का दांत टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ। बच्चों में ये एक हम्म। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि दूध के दांत गिर रहे होते हैं, पक्के दांत आ रहे होते हैं। मतलब 6-7 साल का एक बच्चा है, उसका ये दूध का सामने का दांत गिर गया है। अब 6 माह बाद उसका पक्का दांत आ जाएगा, परमानेंट टूथ आ जाएगा। तो वो 6 माह में उसकी खिड़की बनी होगी, किसी को कोई फ़र्क हाँ, नहीं नहीं, नहीं, पड़ेगा। वो हाँ, वो हाँ, बड़े प्यारे लगते वो हैं तो बच्चे प्यारे, तो वो तो हाँ, ऑब्वियसली एक प्रोसेस है, सबको हाँ पता है जी। ना। अब नहीं, अगर कोई बच्चा जो जिसके मतलब अब 7 साल से बड़ा है और उसका जी, जो है सही पक्का दांत आ गया जी, और अगर वो टूट जाए जी। फिर? अब देखिए, अब बच्चे का एक बोन की एक लेवल होता है, ग्रोथ स्पर्स होते हैं, वो हमें देखने होते हैं। हम अब जैसे एक आई एम एन इम्प्लांट स्पेशलिस्ट एज़ वेल, तो डेंटल इम्प्लांट हम अक्सर माशाल्लाह। रोज़ाना लगाते हैं। तो उसमें ये है कि डेंटल इम्प्लांट इज़ द मोस्ट आई कैन से इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ मिसिंग टूथ। कोई भी अगर दाँत नहीं है, वहाँ पे इम्प्लांट सबसे अच्छी ऑप्शन है। तो अब एक बच्चा है, वो 12 साल का भी नहीं है अभी, उसने तो उसकी तो बोन ने बनना है अभी। अब वहाँ पे हम उसका इम्प्लांट लगा दें, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन तो ये गलत है। हमने तो उसकी बोन को हिंडर किया, वो तो इम्प्लांट फेल हो जाएगा। बोन बन रही होगी, वो इम्प्लांट अपनी जगह से हिल समझ जाएगा। गया, मैं आपकी बात इसी समझ तरह गया। दाँत भी जो हैं वो वक़्त के साथ-साथ बढ़ रहे हैं अभी। इसलिए अक्सर डेंटिस्ट कहते हैं कि आप बच्चे का ट्रीटमेंट इस कम से कम एज के बाद इस करवाएँ। एज के बाद उससे कराएँ, पहले मतलब आपने नहीं करवाना। ब्रेसिस मतलब का आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट। भी हाँ जी, लगवानी है, तो हाँ इतनी जी। एज के बाद बच्चे को इतनी एज लेके के आएँ। बाद लगाएँ। उससे हाँ। पहले अब जैसे जॉ की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो अभी सारे इनके दूध के दाँत अभी नहीं गिरे और पक्के दाँत अभी नहीं आए, लेकिन उनका जो जैसे लोअर जॉ है, नीचे वाला जबड़ा है, वो ऐसे है, बिल्कुल, मैं समझ गया वो हूँ। बढ़ नहीं रहा। तो हमारे पास कुछ फंक्शनल अप्लायंसेस होती हैं जो जबड़े को, जब अभी वो बन रहा अच्छा, है, अच्छा, हम अच्छा, अपनी अच्छा। मर्ज़ी से उसकी ग्रोथ ऐसी कर देते हैं कि जब वो बड़ा होगा तो उसको ब्रेसेस बस जहाँ पे 2 साल के लिए लगनी थी, वहाँ पे 6 माह के लिए लगेंगी। मैं समझ गया हूँ आपकी दाँत बात। तो बहुत से लोग तो बस यही जी, करके छोड़ देते हैं कि बस अल्लाह की तरफ से है, नहीं आपको ट्रीट बच्चे ऐसे की ना, ही हाँ, है, मैं ये कहता ऐसे हूँ कि बच्चे ने ना सारी ज़िंदगी गुज़ारनी होती है। जैसे आज मैं अल्लाह की तरफ से मुझे मौका मिला है आपके साथ बैठा पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अगर वाक़ई में मेरा कॉन्फिडेंस ही ना हो, पहले ही गिर गया हो, तो मेरी ज़िंदगी में कितने मतलब स्ट्रगल्स आ जाएँ, मुश्किल आ जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर, आपने जो बात कर रहे थे उससे पूछना चाहूँगा कि ये जो बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं और खींच के रखते हैं, इससे दाँतों में खला आता है और बाहर आते हैं, ये मिथ है या ये सच है? ये बिल्कुल सही बात है, थंब सकिंग भी होती है, लोग अंगूठा हाँ जी। चूसते हैं, ठीक है? अब उससे क्या होता है, आपकी बोन बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी मर्ज़ी से बोन को अपनी हम बोन की जो बनने की डायरेक्शन है उसको हम अपनी मर्ज़ी से मोल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है ना, एक चीज़ बन रही है, हम चाहते हैं वो आगे को बने, बजाय इसके कि वो नीचे को बने, हाँ जी। ठीक है? इसी तरह आपने थंब सकिंग किया है या वो लॉलीपॉप और बच्चा जो है चूसनी भी। वो चूसी जा रहा है, मतलब वो एक क्रोनिकली मैं कहूँ घंटों से वो उसके हाँ, मुँह में है, तो वो क्या कर रहा होगा? वो प्लस जो खींच भी रहा है। खींच भी रहा है, सामने के दाँत बाहिर आ ब जाएँगे, नीचे के दाँत बाहिर आ जाएँगे। एक चीज़ होती है ओपन बाइट, मतलब सामने के ऊपर और नीचे के दाँत जो हैं वो ऐसे खुले रह जाएँगे। इसी तरह ये है कि हुँ, उसका जो तालू है, तालु पैलेट जो है, वो उसको लग-लग के वो डीप हो जाएगा। डीप हो उसका जाएगा। ये जो चेहरा है वो ऐसे अंदर को चला जाएगा। हुँ, उसकी प्रोफ़ाइल जो है वो सारी खराब मिड हो फेस जाएगी। खराब हो गया, ठीक और है? यही चीज़ उस बच्चे की जो पैसिफायर होती है चूसनी, उससे भी ये प्रॉब्लम। चूसनी भी हो कर सकती है, एक एज होती है जिसमें उसको जो पेसिफायर है उसको यूज़ करना चाहिए, उसके बाद उसको छोड़ अच्छा, देना कुछ चाहिए। एज तक आप यूज़ कर सकते हैं? एक किस हाँ, एज तक यूज़ कर सकते हैं? किस एज तक, जितनी एज तक आप कंफर्टेबल है, जितनी एज तक वो बॉटल फीडिंग कर सकते हैं, मतलब तकरीबन आप कह लें 2 साल तक। 2 बस साल तक बच्चे को आप ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने मेरी भी बेटी है, मैंने जी। तकरीबन 3 माह 4 माह की उम्र में छुड़वा दिया था, यही सोच के हुँ। कि यही ना हो बच्चे का मसूड़े मतलब जो है बाहर सामने खुल जाएँ, मसूड़े ना बाहर आ जाएँ
और दांत ना इस तरह से कल को गलत आ जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल हर दूसरे बच्चे के दांत में प्रॉब्लम है, जी। क्योंकि वो हरकतों की वजह से। एक तो डेफिनेटली सी बात है, शुगर आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्लस बोतलें बहुत पीते हैं, प्लस ये लॉलीपॉप और ये हुँ। ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसका मतलब ये कि ये आप ये चीज़ तो क्लियर कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिथ है। हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा डर के बच्चे की जो पेसिफायर उससे बहुत ज़्यादा पहले छुड़वा ली थी, तकरीबन 3-4 माह की उम्र में। तो आप आपके तवज्जुह से मुझे पता चला कि चलें अगर बच्चे को आप 2 साल तक ही दिलाएँ तो कुछ नहीं होता। इतना कोई मसला नहीं होता। इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है? इट्स हैबिट। हैबिट को अल्टीमेटली हमें ब्रेक करना ही होता है। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे बच्चा सो नहीं रहा, अब बच्चा सो नहीं रहा तो उसको आपने पेसिफायर दे दिया और वो जो ही वो सो गया आपने उसके मुँह से निकाल दिया, ठीक है? और दिन में जब वो खेल रहा है, तो खेलने के लिए तो उसको पेसिफायर की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे ना दें ठीक, ठीक, पेसिफायर। ठीक, ठीक। मतलब आपने उसकी हैबिट नहीं बनानी। जैसे आजकल के बच्चों में आप जब ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से इंटरव्यू करेंगे, वो कहेंगे, वो आप उनसे पूछेंगे कि आजकल के बच्चे हर वक्त टैब देखते हैं, हर वक्त मोबाइल की स्क्रीन पे देख आगे होते हैं, ऑटिज़म का इतने मसले बिल्कुल। आने लग गए हैं, स्पीच पैरालिसिस उनको होने ये लग गई है, स्पीच डिले अजीब मसले होने लग गए हैं। तो आपने उसकी हैबिट नहीं बनानी, आपने उसको एक टाइम सेट करना है। टाइम सेट करना, तो मैं आपकी आई हाँ गॉट योर जी। पॉइंट। इसी तरह मैं आपको यहीं पे आपको ज़रूर एक बात करना चाहूँगा, बच्चों में हमारे पास बहुत से केसेस जैसे आपकी ये हैबिट की वजह से आते हैं ना, इसी तरह बॉटल फीडिंग केरीज़ भी होती हैं। सामने के जो दाँत होते हैं ना बच्चों के, उस पे यहाँ पे कैविटी लगी होती है, इस जगह पे, एग्ज़ैक्टली इस जगह पे, जहाँ पे सर्वाइकल पार्ट होता है ना, यहाँ पे। तो वो हम देख के ही हम उनसे पूछते हैं कि क्या बच्चा अभी तक दूध फीडर में पीता है? वो कहते हैं हाँ जी। हम कहते हैं प्लीज़ छुड़वा दें इससे पहले कि सामने के दाँत बिल्कुल गायब हो जाए। तो हर चीज़ की एक एज होती है, कोई भी चीज़ बहुत अच्छा, ज़्यादा बुरी नहीं है, डिपेंड करते हैं आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एज़ अ डेंटिस्ट किस एज तक का बच्चा फीडर में दूध पी सकता है? सेम, जब तक वो आप उसको 2 छुड़वा नहीं साल, देते, 2 साल तक पी 2 ले, साल। कोई मसला नहीं है, 2 ठीक, साल ठीक, तक वो ठीक। पी ले। मतलब एक 2 साल थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे 2 साल एक जी, एवरेज बंदा उसमें कर आप कोशिश करें कि रात को सोने से पहले वो फ़ीडर ना पिए, और यहाँ अगर फ़ीडर पीता है तो फ़ीडर पीने के बाद उसकी एक दफ़ा अच्छी तरह दाँतों को साफ़ कर दें, फिर उसे सुलाएँ, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें तो ये कोई इतनी मसले नहीं है। अब देखिए बच्चे जो हैं ना, आप हे हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि जी हमारे बच्चे, कुछ ऐसा हल बताएँ कि बच्चे सब कुछ खाएँ भी और उनके कीड़ा भी ना लगे, हुँ। ठीक है? हमारे हमसे पेरेंट्स कहते हैं कि ये सब कुछ खाता है, अब क्या करें? इसके दाँत किस तरह बचाएँ? चॉकलेट्स भी खाता है ये, कैंडीज़ भी खाता है, सब कुछ करता है। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका अगर आप ख़्याल रखें, तो बच्चे को करने दें जो कर रहा अच्छा, है। अगर बच्चा सपोज़ करें चॉकलेट खा रहा है, जी, या कुछ खा रहा है, थोड़ी देर बाद उसको किसी तरीके से ब्रश करवा दिया जाए, सही है। तो फिर चॉकलेट मतलब बाकी बिल्कुल, मैदा-मूदा तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हर जगह पे ही नुकसानदेह हैं। जैसे आपने बिल्कुल कहा आप ना सही कि बोतल पियोगे तो आप मैदे वाले के पास जाओगे वो भी कहेगा, गुर्दे वाले के पास जाओगे वो भी यही कहेगा कि बोतल की वजह से। मैं इस चीज़ को तो हम अंडरस्टैंड करके जो जो ज़हर है ना वो फिर हर जगह पे जाके ज़हर है, वो मैं मान गया। लेकिन हाँ, बच्चा अगर ज़िद करता है चॉकलेट खानी है तो, क्योंकि चॉकलेट तो आपको पता है दाँतों पे चिपकनी है, मतलब बोतल तो फिर गुज़र जाएगी। वो तो चिपकनी है, उसके बाद थोड़ी देर बाद बच्चे का ब्रश कर दो नॉर्मल नरम सा, तो वो एक रेमेडी हो सकती है। अच्छा, मुझे इसके बारे में एक और ये चीज़ बताएँ, जैसे मैं फिर मेरी बेटी 2 साल की है, और आपको उसके ना बच्चे के दाँतों के ऊपर ना कैविटी, मतलब वही गंदे हो गए हैं। अब मैंने उसके बाद, अब जब हम लोग उस अभी साइड पे आए कि इसको ब्रश करवाते हैं, 2 साल के भी नए-नए दाँत आए हैं, तो अब ये सोचते हैं कि अब 2-4-5 लोगों से मतलब घर में पता किया, तो वो कहते हैं जी हमने तो अपने बच्चों को कभी सेहत में ब्रश ही नहीं करवाया। मैंने कहा यार देखो, आपने ब्रश नहीं करवाया, बड़ों के दाँत गंदे होंगे, उसके खाने से अगर जरासीम अंदर जाते हैं, तो इसका मतलब बच्चा भी अगर कुछ खाएगा तो उसके भी जरासीम अंदर जाएँगे, बिल्कुल प्लस उसके जाएँगे, भी दाँतों को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल जाएँगे, उसको हो सकता है अभी से कीड़ा लगने से तकलीफ में भी चला जाए। बिल्कुल जाएगा। ठीक है जी, जब गिरने से पहले ही तकलीफ हो जाए, तो इसमें आप बताएँ कि बच्चों के लिए कैसे ब्रश करना चाहिए? आपने वो तो कन्फर्म कर दिया था कि उनको टूथपेस्ट नहीं करनी, आपने सिर्फ ब्रश करना है। तो उसके लिए कौन-सा हम रिकमेंडेड ब्रश देख सकते हैं, और कितना मतलब कर देना चाहिए ताकि दाँतों से और बीमारियों से तो कम से कम सेफ रहें? कसीम रहमान भाई, ये तो दाँत तो बहुत दूर की बात है। अभी जब बच्चे के दाँत नहीं आते ना, बच्चे के अभी सिर्फ़ गम्स हैं, मतलब एक गम पैड बना हुआ है। बिल्कुल आप ऐसा। कह लें 6 माह से कम उम्र का बच्चा है, उसके लिए भी हमारे पास मार्केट में कुछ ऐसी टूल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मदर जो है या फादर जो है वो उँगली के अपने लगा के गम को साफ़ कर सकता गम है, को साफ ठीक कर, है? क्योंकि वो सक कर रहा है, वो बिल्कुल गम ऐसा। का भी तो ख़्याल रखना है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएँ फिर ब्रशिंग तो फिर कितनी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बहुत होगी। ज़रूरी है मैम। हर एज से पहला दाँत निकला है,
आपकी ब्रशिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका वो पहला दांत जो है ना, जो यहाँ पे निकला है, जिससे आपको वो काटी करता है, आपने उसको भी साफ करना बिल्कुल है, समझ ठीक है? गया। तो उसके लिए तो वो नॉर्मल जैसे छोटे-छोटे ब्रश जैसे आपने बताया कि फिंगर वाला आता है, फिंगर बहुत ब्रशेज़ कॉमन होते है हैं, वो तो। बिल्कुल बहुत उसी कॉमन तरह है। एक छोटा-सा आता है वो जो मुँह की शेप का बना हुआ है, हल्का-हल्का ऐसे हम उसको घुमा सकते हैं। जी, अच्छा, जी। फिर वही बात है उस बच्चे को हल्का-हल्का बस कर दो कि पता चल गया हमने एक ब्रश कर दिया, साफ हो गया। जी, बाकी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके तो गम्स और ज़्यादा नाज़ुक जी, होंगे। उसके ऊपर तो हम बड़ों की तरह बिल्कुल ब्रश कर ही नहीं सकते ना। जी। आप मेरी चंद चीज़ों पे अगर आपको बताऊँ ना, अगर आप सिर्फ़ चंद चीज़ों को पे अमल करें ना, तो बच्चे हेल्दी लाइफ़ भी गुज़ार सकते हैं और एन्जॉय भी कर सकते हैं। नंबर 1 कि बच्चों ने सब कुछ खाया पिया है, स्नैक्स लिए हैं, चॉकलेट खाई है, उसने आइसक्रीम भी खाई है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उसने ब्रश कर लिए, ठीक है? और कोई मसला नहीं है। नंबर 2, उसको आप बचपन से कोल्ड ड्रिंक की आदत ना दें, मतलब ये बाकी चीज़ें तो खा ले, कोल्ड ड्रिंक की बजाय अगर आप उसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें, उसकी रिहाइड्रेशन अच्छी करें, उसको दूध दें, ठीक है? तो वो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी चीज़ आप ये करें कि अ उसको खुद डेंटिस्ट के पास लेके जाएँ, उसकी हैबिचुएशन करें, डिसेंसिटाइज़ेशन करें, मतलब उसको डेंटल चेयर फ़ोबिया उसी स्टेज से उसका निकाल दें। तो बिल्कुल ये ठीक है। छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप बैलेंस रखेंगे ना, बिल्कुल। तो बच्चे बच्चे नहीं चॉकलेट खाएँगे तो हम खाएँगे। अच्छा, अभी आपने ना एक अच्छा जैसे कि ना मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि स्ट्रेस है, जी, डिप्रेशन है, जी, ये भी ऑलमोस्ट हर बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है। जैसे कि आप बात कर लें डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट लाज़मी। बिल्कुल। जैसे कि अगर हम कमर दर्द या किसी की बात करें तो अगर आप स्ट्रेस लेते हो ना, तो कोई स्ट्रेस में ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। ज़्यादा खाने वाला मोटा हो जाता है, कम खाने वाला वीक रह जाता है। मतलब बिल्कुल, इनडायरेक्ट तो स्ट्रेस यहाँ पे भी आपको नुकसान देगा। इसी तरह क्या दाँतों में स्ट्रेस या डिप्रेशन किसी तरीके से नुकसान पहुँचा सकते हैं? डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। वो कैसे? डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है, मैं आपको बताऊँ इतने ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम फ़ील करते हैं। डिप्रेशन का मरीज़ स्मोकर होता है। हाँ, तो वो है स्मोकिंग ना हाँ कुछ वो जी, या ज़्यादा खाता है, जी। वो मैं ज़्यादा खाया दाँतों में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, मैं एक समझ रहा हूँ। स्ट्रेस पेशेंट जो है ना, वो एक 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 आदमी जो है ना, अगर वो कंसिस्टेंटली जो है ना, अगर वो स्ट्रेस में है, तो उसके जिस्म में से एक हार्मोन बनता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल। उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, आपके मसूड़ों की सोज़िश करता है। अच्छा, आपके अच्छा। मसूड़ों से खून आता है, आपको ठंडा-गरम लगता है। स्ट्रेस पेशेंट स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से पेशेंट की नींद ख़राब होती है, इंसोम्निया होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी ग्रोथ कंप्रोमाइज़ होती है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। छोटी-छोटी बैक्टीरिया जो हैं, जो आम दांतों को नुकसान नहीं पहुँचाते, जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, वो उस पेशेंट के दांतों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। स्ट्रेस में पेशेंट जो है ना, ये एक बीमारी है, उसे हम बोलते हैं ब्रक्सिज़्म। वो अपने दांतों को पीसता है, क्लेंचिंग करता है। आपने कई दफ़ा देखा होगा, कई पेशेंट होते हैं, जैसे कुछ लोगों को गुस्से में दांत पीसने की आदत होती है ना, स्ट्रेस में वो वैसे ही दांतों को पीसते हैं। उसकी वजह से उनके दांत आहिस्ता-आहिस्ता घिस जाते हैं। उनका ये जबड़ा जो है, इस पे बहुत ज़्यादा वज़न आता है, ठीक है? कितने ज़्यादा, कितना ख़तरनाक है। बिल्कुल। आपके स्ट्रेस ने आपके गम को नुकसान पहुँचाया, आपके टीएमजे को, मतलब ये जबड़े को, जोड़ को नुकसान पहुँचाया, आपके दांतों को नुकसान पहुँचाया। आपका एक पेशेंट जो है ना, अगर वो ज़िंदगी में अ वो अराउज़ नहीं है, वो डिप्रेस्ड है, वो अपनी ओरल हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज़ कर बिल्कुल, देता है, हर उस तरह तरह से। ब्रशिंग नहीं तो और करता है। मेरे नज़र में आप अपने स्ट्रेस को एक्सरसाइज़ के ज़रिए बेहतरीन तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ करने से आप इतना थक देते हो, आपका दिमाग इतना थकता है कि वो स्ट्रेस से रिलीज़ कर देता है। कुछ ऐसे मतलब केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं एक्सरसाइज़ करने से। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन है मेरा, आपने फ्लोराइड टूथपेस्ट के बारे में बताया था, ये क्या होता है और इसके बेनिफिट और या डिमेरिट्स जो भी है वो बता दें? फ्लोराइड की हाँ टूथपेस्ट की जी। बात कर रहे हैं। देखिए, फ्लोराइड सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि फ्लोराइड टूथपेस्ट में डाला क्यों जाता है। मैंने आपको बताया कि दांत की जो सबसे ऊपरी लेयर है, जिसको हम बोलते हैं इनेमल, इनेमल जो है वो कैल्शियम, वो बेसिकली आप कह लें, उसका जो मेजर चंक है ना, जिस चीज़ से वो बना हुआ है, वो कैल्शियम है। कैल्शियम के एक कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट जिसे हम बोलते हैं, आप समझे, कैल्शियम के कंपाउंड से बना हुआ है। अच्छा, तो जो फ्लोराइड है ना, वो आपका जो इनेमल है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है? और इसके अलावा ये है कि उसका एक बैक्टीरियोसिडल इफ़ेक्ट है, मतलब
जो जरासीम है ना उसको मारता है वो। तो अगर आपके दांतों पे फ्लोराइड की लेयर रहेगी ना, तो आपके जो गम पे या दांतों पे जो बैक्टीरिया है वो उनको वो ग्रो नहीं करने देगा। केरीज से उसको जो दांत की जो उतली लेयर है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। एक नॉन फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट और फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट में जो फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट यूज़ करता होगा ना उसके दांत ज़्यादा केरी से प्रोटेक्टेड रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों की फ्लेवर्ड टूथपेस्ट होती है, ये आप इसको रिकमेंड करते हैं या नहीं करते? मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। देखिए फ्लेवर टूथपेस्ट क्यों यूज़ की जाती है, बच्चों के आजकल जो सिरिलैक हैं वो भी तो फ्लेवर्ड होते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बच्चों की मतलब जो, हर चीज़ ही फ्लेवर हाँ होती जी, है, बच्चों के सिरप जो होते हैं सब वो फ्लेवर। भी फ्लेवर्ड होते हैं। तो अगर आपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनकी ब्रशिंग की हैबिट बनाने के लिए अगर एक टेस्टी सी टूथपेस्ट आपने रिकमेंड कर दी है तो वो बहुत अच्छा है, मैं उसको डिस्करेज नहीं करूँगा। अच्छा चलें सर, इसके बाद अब मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, और ये भी कि इंशाल्लाह जब ये हमारा पॉडकास्ट होगा, हमारे भी किसी भी ऑडियंस में से किसी भी का भी कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछें। हम सर हमजा डॉक्टर साहब आपको वहीं पे आपको रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो हमने साथ वीडियो में सर का नंबर दिया होगा, आप डायरेक्ट सर से अपनी कोई अपॉइंटमेंट या कंसल्टेंसी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप हमारे तवसल से कोई बजट फ्रेंडली कोई प्लान बना के हमारी ऑडियंस को शेयर करिएगा। जी बिल्कुल, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके पेशेंट मेरे पेशेंट, ठीक है? जज़ाक। आपके नहीं मेरे व्यूअर्स जो हैं, पेशेंट्स नहीं है, बिकॉज़ हम हाँ, आपके मेरे व्यूअर्स व्यूअर्स हैं। मेरे मैं पेशेंट। अपने रब की रज़ा के लिए हाँ जी। अवेयरनेस कैंपेन नहीं, लेके नहीं। चला हूँ। अल्लाह पाक इसमें मुझे कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सेट आपके लिए लेके आते हैं पाकिस्तान के काबिल डॉक्टर्स, ताकि हमारे ज़हन में अगर किसी भी तरह का कोई वसवसा, कोई गलतफ़हमी या सवाल है, तो वो हम डॉक्टर साहब से पूछ सकें और आप तक शेयर कर सकें। अगर आप चाहते हैं आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप आपका जो भी क्वेश्चन है वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको उसका जवाब देंगे।